In this video, we will discuss psychological basis of knowledge acquisition, knowledge retention, and knowledge transformation. Psychological factors. We have already discussed in previous videos what are the psychological factors and how they affect to educational aspiration, educational activity, educational system, teaching learning process, knowledge acquisition, knowledge transformation, and knowledge retention. Some psychological variables are attitude, interest, aptitude, intelligence, personality, behavior, creativity, consciousness. These are psychological variables. So how can these psychological variables affect to various activities such as knowledge acquisition, knowledge retention, and knowledge transformation? Psychological factors basically कुछ तरीके के हैं, each on his or her own way. देखिए, क्रिएटिविटी है, कोई किसी पर्सन की क्रिएटिविटी है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि हर पर्सन की क्रिएटिविटी में डिफरेंसेस होते हैं. यहाँ पर हम एक टाइप की क्रिएटिविटी, वेरियस टाइप की क्रिएटिविटी होती है एक्चुअली, लेकिन हम यहाँ पर एक टाइप की क्रिएटिविटी लेते हैं और वेरियस पर्सन्स लेते हैं. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रिएटिविटी दी कि वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट्स को बनाना. अब वेस्ट मटेरियल से हम प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक पर्सन है जो एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, एक वेरी गुड, एक गुड, एक पुअर, एक वेरी पुअर. तो ये डिफरेंसेस होते हैं. अब एक्सीलेंट में भी देखा जाए, एक्चुअली एनपीसी होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. किसी भी चीज, किसी भी एस्पेक्ट में देखा जाए, यदि हम एक्सीलेंट वाले लोगों को भी देखें तो वहां पे भी एनपीसी बन रहा होगा, यानी कि एक्सीलेंट में भी एवरेज एक्सीलेंट वाले लोग अधिक होंगे और हाई एक्सीलेंट वाले लोगों का परसेंटेज कम होगा. तो ये वेरिएशन किस वजह से होता है? ये वेरिएशन उनके खुद के वे से, ओन वे, ये जो दे रहे हैं ओन वे की वजह से होता है. ओन वे की जनरेशन या किस नींव क्या है? नींव है इसकी साइकोलॉजिकल बेसिस, ओन रिदम. हर पर्सन की अपने किसी भी काम को करने की रिदम, एक वे जो है वो अलग होता है. ओन रेफरेंसेस, अपने रेफरेंसेस होते हैं. यदि एक टीचर रेफरेंसेस बता देता है कि ये बुक्स आप लोगों को एक कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करनी है, तो भी बच्चा क्या करता है? सब बच्चों ने वही बुक्स सर्च करी हैं, उन्हीं का यूज किया है, लेकिन सबको का एक्सप्लेन करने का तरीका, उसको समझने का तरीका अलग होता है. तो ये सब किस वजह से होता है? ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है. प्रेजेंट इन द हियर एंड नाउ, कॉन्फिडेंट इन ओन सेल्फ एंड अदर. ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर किसी भी पर्सन की हर एक्टिविटी इफेक्ट करती है और रिलेटेड होती है. यहाँ पर हम बेसिकली जो लेंगे, जिस संदर्भ में बात करेंगे, वो है हमारी नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज फॉर्मेशन. साइकोलॉजिकल बेसिस, इंटरनल और पर्सनल, ऑफ नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज रिटेंशन. यहाँ पर हम कौन से बेसिस ले रहे हैं? साइकोलॉजिकल बेसिस. और कौन से वाले? इंटरनल, यानी कि जो पर्सनल है, जो लर्नर है, उससे रिलेटेड जो भी साइकोलॉजिकल बेसिस है, वो किस तरीके से नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं. ये टॉपिक वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, बस ये सेक्शन वाइज अलग फॉर्म में आ रहा है आपके पास. पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. किसी पर्सन की खुद की कितनी कंसंट्रेशन पावर है, अटेंशन पावर है, इट इज अ साइकोलॉजिकल वेरिएबल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. जितना वो कंसंट्रेट कर सकता है, जितना वो अटेंटिव रह सकता है, उतना ही नॉलेज एक्विजिशन वो इजीली कर पाएगा, रिटेन कर सकने की चांसेस उसके बढ़ जाएंगे. मेनली ये इफेक्ट करता है नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस को. परसेप्शन एबिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि हम किसी भी चीज को देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो सबसे पहले हम अटेंटिव होते हैं, फिर वहां से उसका प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन करते हैं, वहां से सेंसेस होते हुए सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और फिर वहां रिकॉल, रिकॉग्निशन की अदर प्रोसेसेस
कंडक्ट होती है। तो ये परसेप्शन एबिलिटी जितनी हाई होती है तो नॉलेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली हाई होता है, और परसेप्शन क्वालिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज होती है इनमें रिलेशन बनने के चांसेस भी उतने हाई हो जाते हैं। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर इन द कंटेंट, उस पर्टिकुलर लर्नर का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड कितना है उस पर्टिकुलर कंटेंट में, वो भी नॉलेज एक्विजिशन को हाई करता है। जैसे कई बच्चे, अधिकतर बच्चे होते हैं उनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से सिंपल मैथ की चीज को भी, वो सिंपल नॉलेज को भी एक्वायर नहीं कर पाते, और ये एक्वायर कर भी लिया तो रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते। तो यानी कि इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों ही चीज हमारी नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में एटीट्यूड ऑफ लर्नर टुवर्ड सब्जेक्ट एंड कंटेंट, एटीट्यूड किससे रिलेट होता है, हमारे इंटरेस्ट से ही तो रिलेट होता है, हमारे एप्टीट्यूड से ही तो रिलेट होता है, किसी भी सब्जेक्ट और कंटेंट से रिलेटेड एटीट्यूड। एक्चुअली एप्टीट्यूड क्या था, जैसा मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये हमारे इनबॉर्न एबिलिटी होती है और ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। लेकिन एटीट्यूड क्या है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, कैसे ट्रीट करती हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है। ये एटीट्यूड जो होता है ये सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, कंटेंट वाइज हो सकता है सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक ही लेते हैं कि मैथमेटिक में मेरे को अर्थमेटिक अच्छी लगती है लेकिन अलजेब्रा अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को ज्योमेट्री नहीं अच्छी लगती। तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन उसमें पर्टिकुलर कोई कंटेंट, कोई कंपोनेंट नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती, या एकदम से, जैसे मैथ के सर ने आके मेरी क्लास में बोला कि आज हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो मेरा माइंड मेकअप ऐसा हो जाता है, मेरे सेंसेस में, मेरे ईयर के थ्रू, ईयर आ रहा है ना क्योंकि उन्होंने बोला है अभी, तो ईयर के थ्रू ऐसे सेंसेस जाते हैं जो ब्रेन से कहते हैं ओह आज तो वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो कंटेंट, वो टॉपिक पढ़ना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कैसे समझ पाऊंगी, ये मुझे समझ में नहीं आ पाती। अब जब मेरे दिमाग में ये थिंकिंग आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ पाती, तो एक ऑब्स्टिकल आ गया उस नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन और नॉलेज एक्विजिशन के बीच में, जिसकी वजह से वो जो कनेक्टिविटी हो रही थी ना एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज में, वो कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नॉलेज एक्विजिशन सफर करता है। एनहेंस एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, यानी कि यदि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स जितने भी हैं वो मेरे पॉजिटिव सेंस में मेरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन मेरा हाई हो जाएगा। यदि वो मेरे को पॉजिटिव मैनर में इफेक्ट नहीं कर रहे, मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो और मेरे अंदर वो पर्टिकुलर एबिलिटी नहीं है उस कंपोनेंट को समझने की, तो ऑटोमेटिकली मेरा नॉलेज एक्विजिशन इफेक्ट करेगा। अब माना मैथ ही लेते हैं, या चलो आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, इंग्लिश मानते हैं, इंग्लिश लिया और मुझे लगता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं अच्छी लगती, तो अब क्या है, नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने वाला जो टीचर है वो कितने भी इफेक्टिव मैनर में मेरे को समझाता रहे, लेकिन मेरे को नॉलेज एक्वायर नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। मैं मान के चल रही हूँ, है या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा मेरी एबिलिटी पे, मेरे IQ पे, ये डिपेंड करेगा नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म पर, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किए हुए मेथड पर, है ना। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को ए टीचर से नहीं समझ में आ रहा, मैं कई बार समझ चुकी हूँ, नहीं समझ में आ रहा, सेल्फ स्टडी कर चुकी हूँ, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बी टीचर ने मुझे कुछ ऐसा समझाया कि मेरे को एकदम से समझ में आ गया, और ऐसा समझाया कि वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, हमेशा रिटेन कर सकती हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें हैं कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है और कितनी एफिशिएंसी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और मैं इसको समझ भी सकती हूँ। डिजायर्स ऑफ लर्नर, डिजायर्स जो होती हैं वो भी नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट करती है। ये सब साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये सब नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वेरिएबल फॉर इम्प्रूविंग और एनहेंसिंग नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज रिटेंशन। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन कितना भी मिलता रहे, लेकिन जब आप तक आपको इंटरनली ये नहीं लगता कि हाँ
मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मेरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब तक आप किसी भी चीज को नहीं समझ पाते और उसके लिए एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाते। बिहेवियरल पैटर्न, मेरा खुद का बिहेवियरल पैटर्न क्या है, ये भी नॉलेज एक्विजिशन को इफेक्ट करता है। मेरा बिहेवियरल पैटर्न है कि मैं क्लास में अपने जो टीचर हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती और अपने आप को सुपीरियर मान के और हर चीज को इग्नोर करती हूँ और ये सोचती हूँ ये इनका जो एक्सप्लेनेशन है ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो मेरा ये बिहेवियर पैटर्न, चाहे वो टीचर कितनी भी अच्छी नॉलेज ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मेरी नॉलेज एक्विजिशन तभी भी एनहेंस नहीं हो पाएगी। वहां पे वो इफेक्ट करेगी, वो मुझको उस कंटेंट को समझने से रोकेगी। क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियरल पैटर्न कह रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। अब जस्ट अपोजिट हो जाए, कुछ लोगों का होता है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनका बिहेवियरल पैटर्न कहता है मुझे कुछ नहीं आता, उन्हें डर लगा रहता है हर समय। तो वो क्या करेंगे, वो अपने से जिसको कम कंटेंट की नॉलेज है, जिसने किसी चीज को रटा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी, सिंथेसिस एबिलिटी बहुत कम है, तो वो उसको भी इंपॉर्टेंट देगा और कहेगा इसको मुझसे ज्यादा आता है। तो वो जो खुद नॉलेज को एक्वायर किए हुए है उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है सामने वाले को मुझसे ज्यादा आता है। तो ये रिटेंशन और एक्विजिशन दोनों को ही बिहेवियरल पैटर्न इफेक्ट करता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी यही जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ये भी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जितना हाई होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जितना हाई होगा अच्छा होगा, नॉलेज एक्विजिशन की चांसेस भी, परसेंटेज भी, इफेक्टिवनेस भी हाई होती जाएगी और वो ही नॉलेज रिटेंशन को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनर में इफेक्ट करेगी। क्रिएटिविटी, जितनी क्रिएटिविटी होती है पर्सन में तो वो क्या करता है, वो देखो क्रिएटिविटी एक तो होती है ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, लेकिन आइडियाज के फॉर्म में भी हो सकती है, न्यू आइडियाज इनोवेशंस के फॉर्म में हो सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जब न्यू नॉलेज जुड़ रही है, न्यू स्कीमास बन रहे हैं, तो वो स्कीमास इस फॉर्मेट में बनते हैं कि क्या पता वहां से कोई इनोवेशन, न्यू आइडिया आ जाए ऐसा जिससे कुछ नई चीज बन के सामने आ जाए। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है क्रिएटिविटी, जो कि नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को हाई करती है। जब पर्सन की क्रिएटिविटी उस पर्टिकुलर फील्ड में हाई होती है तो वो उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनता है, समझता है, एक्वायर करता है और अपनी प्रीवियस नॉलेज से एडजस्ट करते हुए कुछ इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करता है और जिसे कि अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता है और रिट्राइव करता है। उस पर्टिकुलर किसी नई सिचुएशन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नया क्रिएशन हो जाए, जिसे एक्चुअली हमारे इंडियंस जो हैं उनमें एक जुगाड़ की एबिलिटी डेवलप होती है या एबिलिटी होती है, वो जुगाड़ बहुत कर लेते हैं। कोई भी चीज है उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है तो वो जुगाड़ करके कई सारी एक्टिविटीज को क्रिएट कर लेते हैं, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से रिमूवल पा लेते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर की थी प्रीवियसली और आज उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई है, उसको रिट्राइव करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर जो होती है वो भी हमारी एक्टिविटीज को, हमारे नॉलेज एक्विजिशन को और नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करती है कि मैं कितना नया सोच सकती हूँ, कितना एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज को कोरिलेट करके एक न्यू स्कीमा ऐसा बनाऊं जिससे कुछ इनोवेटिव हो सके। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को हाई करती है और इसमें सपोर्ट करती है कौन? हम उस पर्टिकुलर लर्नर की इंटेलिजेंस। यदि इंटेलिजेंस हाई होगी तो ऑटोमेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के एबल है और कुछ नया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा जिससे कुछ नया क्रिएट होगा। अब ये इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक्चुअली कब कर पा रहा है? जब वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज हो रहा है। तो ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ये कहाँ पर स्टोर है? ये एक्चुअली मेमोरी में स्टोर है। तो मेमोराइजेशन प्रोसेस जिसका हाई होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में जाना, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना और उसका रिट्राइवल करना पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर उसे यूज करना है, ये जिसका हाई होता है तो वो ही नॉलेज रिट्राइवेशन रिटेंशन एक्चुअली हाई हो पाता है और वो उसका प्रॉपर यूज कर पाता है। जो मेमोरी होती है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, जो हमारी बेसिक यूनिट होती है ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की,
उस पर डिपेंड करती है। न्यूरॉन्स का जो ऊपरी पोर्शन होता है वो नॉर्मली ग्रे मैटर बनाता है, और जो उसका एक्सॉन वाला पोर्शन होता है वो व्हाइट मैटर बनाता है। तो किसी भी व्यक्ति में जितनी ज्यादा ग्रे मैटर के चांसेस होंगे, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, उतनी ही उसकी मेमोराइजेशन पावर हाई होगी, और जो कि नॉलेज रिटेंशन में हेल्पफुल होती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पर्सन जितना कॉन्शियसली किसी भी चीज को सुनता है, समझता है, वो, या ये कह सकते हैं हम किसी भी कंटेंट को मैंने समझा, एक्वायर किया। देखो, हम एक डिफरेंस होता है कि आप कहते हो कि मैंने ये पूरा समझा था, यानी कि जो टीचर ने ट्रांसफॉर्म किया था 100%, उसमें से 80% मैंने समझने की कोशिश की थी, मुझे समझ में आ गया था, लेकिन जब मैं एग्जाम में लिखने बैठी तो मेरे को इसका 50% ही क्यों याद आ रहा है, बाकी पोर्शन कहाँ गया? क्योंकि मैंने तो उसे एक्वायर किया था, लेकिन अब रिट्राइव करते समय वो क्यों नहीं याद आ पा रहा? क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कई चीजों को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें रिवाइज नहीं करते, उनका यूज नहीं करते, उनका उपयोग नहीं करते, उनको दोहराते नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो जितना कॉन्शियसली एक्टिव फॉर्म में अटेंटिव होकर किसी भी कंटेंट को लेता है, नॉलेज एक्वायर करता है, उसको रिटेन करने की कोशिश करता है, उतना ही नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन रेट हाई हो जाता है। थिंकिंग एंड व्यू टुवर्ड्स लाइफ, फ्रॉइड थे एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला था डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं क्या करना है, इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन मर जाना है, और कुछ लोग करते हैं कि वो ओल्ड एज में बिल्कुल ऐसी स्टेज होती है कि उनको कभी, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि उनको कैंसर भी, और तभी पर वो खुश रहते हैं। तो सामने वाला, वो तो खुश रह रहे हैं, सामने वाला उन्हें देख के सोचता है कि इनको कैंसर है, ये इतनी इनकी लाइफ है, तभी भी ये खुश कैसे है? क्यों? क्योंकि वो लाइफ इंस्टिंक्ट है ना। तो दैट इंस्टिंक्ट यानी कि नेगेटिविटी का होना, और लाइफ इंस्टिंक्ट यानी कि पॉजिटिविटी का होना, तो ये थिंकिंग की वजह से है, और ये भी एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है। अब ये थिंकिंग जिसकी जैसी होगी कि मुझे ये नहीं समझ में आएगा सब्जेक्ट, चाहे मुझे कितने भी अच्छे से समझाया जाए, तो ये थिंकिंग जिसने डेवलप कर ली, तो क्या होगा, आप कितने भी अच्छे ट्रांसफॉर्म कर लो ना उस नॉलेज को, वो पर्टिकुलर कंटेंट उस पर्सन को समझ में ही नहीं आने वाला, क्योंकि वो उस नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन के आगे एक बैरियर खड़ा कर दे रहा है कि नहीं, मेरे को ये चीज नहीं समझ में आएगी। और वो बैरियर क्या है? वो उसकी बैरियर है उसकी थिंकिंग, उसके व्यूज। कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन स्किल्स, किसी भी पर्सन की कम्युनिकेशन और एप्लीकेशन स्किल्स भी उसके नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करती है। आप देखो, आप लोगों ने कई बार खुद ये फील भी किया होगा कि आप किसी भी कंटेंट को यदि समझते हो, एक्वायर करते हो, और दूसरे पर्सन को आप उसे समझा देते हो, यानी कि रिट्राइव कर देते हो, तो क्या होता है, वो चीज याद रह जाती है। होता है ना ऐसा? मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं जो कंटेंट, बल्कि इवन अभी आप टीचिंग लाइन में आओगे तब आपको पता चलेगा, जो कंटेंट आपको अभी नहीं समझ में आ रहा था, जब आप टीचिंग में उस कंटेंट को समझाओगे, क्योंकि समझाओगे उससे पहले प्लानिंग फेज से गुजरोगे, और प्लानिंग फेज में क्या करोगे, आप उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट सर्च करोगे, समझने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे सोर्सेज यूज करोगे। उस टाइम अभी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस टाइम करोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम सब बच्चों के सामने बोलना है, तो सब बच्चों के सामने मेरा इंप्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर के सामने मेरा इंप्रेशन है। मेरी जॉब परमानेंट तभी होगी जब मेरी अच्छा होगा, और यदि परमानेंट हो भी गई तो मेरी वाहवाही या मेरी एक्सेप्टेंस, मेरी टीचर इफेक्टिवनेस कब एनहेंस होगी? जब मैं इफेक्टिव मैनर में पढ़ाऊंगा। मैं इफेक्टिव कब पढ़ाऊंगा? जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। किसमें? कंटेंट नॉलेज में। देखो, पेडागोजी तो सबको आ ही गई है कि कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके साथ में कंटेंट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो कंटेंट नॉलेज हो प्लस क्या हो, कम्युनिकेशन स्किल हो। जो पेडागोजी की अभी मैंने बात की, पेडागोजी इतनी इजी नहीं है। कई टीचर्स की कंटेंट नॉलेज ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनकी कम्युनिकेशन पावर थोड़ी सी कम होती है। तो कम्युनिकेशन पावर होना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी, क्यों, एक्विजिशन में भाई नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल का कहाँ यूज हो गया?
हुआ, कहाँ यूज हुआ, जो आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में स्कीमा डेवलप किया था ना नया, वहां कम्युनिकेशन स्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसके जो कंपोनेंट थे, जो एस्पेक्ट थे, उनको जज करना, उनको न्यू नॉलेज से कोरिलेट करते हुए वहां सेट करना, ठीक है, तभी कम्युनिकेशन पावर डेवलप होती है। आपने देखा है कि ये पानी में यदि चीनी घोलो तो ऐसा होता है कि चीनी तो नीचे थी, नीचे गोली दी, मैंने चलाई थी, घुल गई थी चीनी, लेकिन ऊपर का पानी कम मीठा लगा, नीचे का पानी ज्यादा मीठा लगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका पानी ठंडा था और चीनी नीचे रह गई है, अभी मिक्स नहीं हो पाई है, वो अलग बात है। लेकिन यदि मिक्स हो गई है तो ऐसा होता है कि ऊपर का ज्यादा कम मीठा होता है और नीचे का ज्यादा नहीं होता ना, एक सा होना चाहिए ना, एक सा ही होता है ना। तो इसी तरीके से जब आप नॉलेज एक्वायर करते हो तो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज को मिक्सअप करते हो और वहां मिक्स करते हो जहां उसकी जरूरत है, जहां सेट होगा, है ना। ऐसा नहीं करते हो कि अभी मैंने पढ़ा था नॉलेज एक्विजिशन की स्ट्रैटेजीज, तो नॉलेज एक्विजिशन की स्ट्रैटेजीज कुछ न्यू और ऐड हुई तो उन्हें अब मैंने नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजीज में ऐड कर दिया नॉलेज एक्वायर करते समय। ऐसा तो नहीं होता, जो पर्टिकुलर जिस एरिया से रिलेटेड होता है वहां पर उसी जगह सेट किया जाता है ताकि बैलेंसिंग बन जाए, इक्वल फॉर्मेट बन जाए। तो ये एक्टिविटी भी आनी एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशनल वोकेशनल एस्पिरेशन हाई होना चाहिए, जिससे नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग, आप लोग में से जो स्टूडेंट कैंडिडेट स्टार्टिंग से बीएड या टीचर करने के कंसेप्ट गोल बनाकर अपनी लाइफ में चल रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो भी नॉलेज दी जा रही है उसको इजीली एक्वायर कर लेंगे और इजीली रिटेन कर लेंगे। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उन्होंने बीएड सेलेक्ट किया है, यानी कि उनका वोकेशनल एस्पिरेशन इसके लिए हाई नहीं था, तो वो क्या कर पाएंगे, उन्हें नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन में बीएड से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने और रिटेन करने में परेशानी होगी। एक्सपीरियंसेस टूवर्ड्स सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए उस लर्नर के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी उसके नॉलेज एक्विजिशन रिटेंशन को इफेक्ट करेंगे। गिव इम्पोर्टेंस टू वैल्यूज, उसकी वैल्यूज किस तरीके से रिलेटेड है ये भी इफेक्ट करेंगी। कभी कभी क्या होता है, कई मोक्ष मुक्ति और इस टाइप के लोग होते हैं जो ये मान के चलते हैं किसी जीव की हत्या करना भी से हमारे ऊपर पाप लगता है, तो एक चींटी को मारने में भी बहुत बुरा समझते हैं। इवन मच्छर जो कि मलेरिया डेंगू फैलाने वाला है, उन्हें तो पता है उन्हें कि आजकल डेंगू फैल रहा है और दिन में का मच्छर डेंगू फैलाने वाला होता है, तो वो तभी भी उन मच्छर को नहीं मारते। वो कहते हैं हमें मोक्ष के रास्ते में ये ऑब्स्टिकल आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज भी कई बार नॉलेज को एक्वायर करने में या एक्टिविटी को कंडक्ट करने में, नॉलेज को रिटेन करने में, एक्ट करने में बैरियर का काम। अब कुछ आते हैं एक्सटर्नल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बेसिस जो कि नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले एक्सटर्नल में आती है फैमिली, क्योंकि जो भी लर्नर है, जो भी बच्चा है, वो सबसे पहले रिलेट होता है, इंटरेक्ट होता है या किसके टच में होता है, फैमिली के। फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, इनसे रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं वो लर्नर की नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स भी होती है फैमिली। हम इनफॉर्मल एजुकेशन का अधिकांश पार्ट इस फैमिली से ही गेन करते हैं। तो इसमें इन सब जितने भी मेंबर हैं उनकी इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनकी एप्टीट्यूड, IQ, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, क्रिएटिविटी, लाइक्स, डिसलाइक्स और अदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर लर्नर की नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को। और आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि फैमिली मेंबर्स की एक ही टाइप की क्वालिटीज होती है। यदि वो साइंटिस्ट हैं तो अधिकतर साइंटिस्ट ही बनते हैं सब लोग, ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत कम होता है कि सब फैमिली मेंबर्स साइंस में इंटरेस्ट लगते हैं और एक फैमिली मेंबर आर्ट्स में निकल जाए, ऐसा रेयर चांसेस होते हैं। इसी तरीके से दूसरा साइकोलॉजिकल बेसिस किस चीज के होते हैं, सोसाइटी के, कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, कि उसके आसपास के नेबर कैसे हैं। यदि वो उसकी फैमिली में सब लोग बहुत ज्यादा वैल्यूज अपने अंदर रखते हैं और किसी से भी लड़ते नहीं है, लेकिन वो ऐसी बाई चांस ऐसी कॉलोनी में चले गए
जहाँ पर सब लोग आपस में लड़ते हैं और ऑटोक्रेसी का, डोमिनेंसी का बिहेवियर अदा करते हैं कुछ लोग, तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए क्या करना होगा, उनको अपने बिहेवियर, अपनी वैल्यूज में चेंज करना होगा। उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स, लड़ना, जिसे हम लड़ना कह लेते हैं नॉर्मली, अपनी बात को रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो चुप रहकर वहां पर कोई भी काम नहीं चलेगा। तो नेबरहुड जो है वो भी नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करती है। तब वहां पर उनकी नॉलेज में, उनकी थिंकिंग में, उनकी वैल्यूज में चेंज होगा कि नहीं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे भी अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन के लिए स्कूल। क्यों? क्योंकि स्कूल का तो मेन काम ही क्या होता है, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना। तो जिस तरीके से कोई भी स्कूल, उसका टीचर, उसका एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ के पीयर ग्रुप यानी कि स्टूडेंट्स, क्राउड किस टाइप की नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो उस लर्नर की नॉलेज एक्विजिशन की इफेक्टिवनेस को, उसके लेवल को, उसके स्टेटस को इफेक्ट करेंगी। नॉर्मली कोई भी एक, आप लोगों ने DI में एडमिशन लिया, B.Ed में, क्यों लिया और कहीं क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पता है कि यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, टीचर्स में, पीपल टीचर्स में हर तरीके की टीचिंग स्किल्स को डेवलप करवाया जाता है, हर तरीके का कंटेंट डिलीवर किया जाता है, हर स्किल्स डेवलप की जाती हैं जो कि एक टीचर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्कूल परफॉर्मेंस जो है वो किस पे बेस्ड है? वहाँ के नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब लेकिन इस नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को जज किस तरीके से किया जाता है? बच्चों के नॉलेज रिटेंशन से, आउटकम से, रिजल्ट से। तो ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन हाई हो जाती है। और यहाँ स्कूल में नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम कौन कर रहा है? टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और पीयर ग्रुप। इसी तरीके से मास मीडिया पर्टिकुलर इस सिनेरियो में, उस टाइम पीरियड में किस टाइप के कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, किस टाइप की वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कैसे सोशल नॉर्म्स बन रहे हैं, किस टाइप के मास मीडिया के से या सोशल मीडिया के सोर्सेज का यूज पॉपुलरली किया जा रहा है। आजकल चाइनीज ऐप को मना किया जा रहा है कि इनका यूज मत करिए, क्योंकि इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट चाइनीज पे पड़ रहा है, और चाइनीज जबकि हमारे लिए नेगेटिव एक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी हमें एक नॉलेज दे रहा है, ये भी तो नॉलेज एक्विजिशन का ही पार्ट है। अभी तक हम टिकटॉक और बहुत सारे ऐप्स, कैम स्कैनर नॉर्मली एजुकेशनल फील्ड में बहुत यूज हो रहा था क्योंकि बहुत इफेक्टिव था, लेकिन नहीं, अब जो शॉक लगा कि जब हमें ये नॉलेज ट्रांसफॉर्म हुई मीडिया के थ्रू कि नहीं, ये ऐप चाइनीज ऐप है और इसको प्रमोट नहीं करना हमें, तो हमने नॉलेज एक्वायर करी और उस नॉलेज को रिटेन किया कि इस कैम स्कैनर का यूज हमें नहीं करना और इसकी जगह कोई दूसरी ऐप यूज करना है। तो हमने सर्च किया और उसको यूज करने की कोशिश की। तो ये क्या है? ये भी तो एक नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन के लिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट क्योंकि एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती है और जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं वो सब एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड होती हैं कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में हर लर्नर की क्या क्या एबिलिटी होती है, क्या इंटरेस्ट होते हैं, कैसा अटेंशन पावर होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास टाइम, पीरियड टाइम जो होता है वो छोटा होता है, उनको 15 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बस मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे ये 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, डिग्री कॉलेज में आके 50 मिनट और हमारे यहाँ पे 55 मिनट हो गया है। तो ये एफिशिएंसी को इवेलुएट करने की वजह से ही हुआ है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग साइकोलॉजिकल एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम वेरिएशन रख सकते हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम में। तो ये जितने भी बेसिस हैं ये सब नॉलेज एक्विजिशन और रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं और ये सब साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज एक्विजिशन को इतने सारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल इफेक्ट करते हैं और यही साइकोलॉजिकल वेरिएबल सेम है, लेकिन ये जब टीचर के साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हो जाते हैं तो ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं
और कोई डिफरेंस नहीं है। साइकोलॉजिकल वेरिएबल वही है। यदि टीचर का इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए तो वो इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफॉर्म करेगा, अच्छी टीचिंग मेथड यूज करेगा, अच्छे टीचिंग एड्स यूज करेगा, बच्चों से इंट्रैक्शन ज्यादा करेगा, क्वेरीज ज्यादा क्लियर करेगा और कंटेंट नॉलेज बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत अरेंज सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगी, वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा, वो अपनी उसमें क्रिएटिविटी भी दिखा सकता है, इनोवेटिवनेस भी दिखा सकता है। और जबकि यदि उसके साइकोलॉजिकल वेरिएबल, टीचर के साइकोलॉजिकल वेरिएबल इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकल वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने का जो कंटेंट मिला है वो नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर टीचर को भी नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने से पहले उसके साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को जज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको कंटेंट और सब्जेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल किस तरीके से नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज एक्विजिशन तीनों टाइप की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। थैंक यू।